बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं उबैदुल्लाह हूँ और ये मेरी MIS की क्लास है मैनेजमेंट साइंस के स्टूडेंट्स के साथ। तो आज हम सिस्टम एंड मॉडल्स डिस्कस करेंगे। चलिए ये शुरू करते हैं। सिस्टम्स एंड मॉडल्स। ये जो मेरी प्रेजेंटेशन है इसमें हम 3 अहम टॉपिक्स पे बात करेंगे। व्हाट इज़ अ सिस्टम एंड हाउ टू मॉडल अ सिस्टम एंड मॉडल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम। तो ये 2-3 टॉपिक्स हैं जो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ अ सिस्टम, सबसे पहले इस पर बात करते हैं। A system is a set of interrelated elements that collectively work together to achieve some common purpose or goal. यानी इससे हमें क्या पता चला? सिस्टम इज सेट ऑफ इंटररिलेटेड एलिमेंट। आप आसान अल्फाज में इसको इंसानी जिस्म को आप एक सिस्टम समझ सकते हैं। इसमें बहुत सारे एलिमेंट हैं, जैसे आँखें हैं, कान हैं, नाक है, बहुत सारे हाथ हैं, पाँव हैं, बहुत सारे अज़ा हैं। They are interrelated elements and they collectively work together. वो मिलकर काम करते हैं। ठीक है, आँख देखती है पूरे जिस्म के लिए देखती है, कान सुनते हैं पूरे जिस्म के लिए सुनते हैं, शायद अपने लिए कम सुनते हैं, बाकी पूरे जिस्म के लिए ज़्यादा सुनते हैं। Now these elements work together to achieve some common purpose or goal. बिल्कुल एक common purpose goal की सिंपल एग्जांपल ये हो सकती है कि कहीं गली में चलते हुए हम कोई आवारा कुत्ता हमारे पीछे पड़ गया और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उससे दूर भाग जाएं। तो इसमें हमारे पाँव की हरकतें, हमारे पाँव से हम भागने की कोशिश करते हैं। इस दौरान हमारा जहन होशियार रहता है, वो ज़रूरी हिदायत पूरे जिस्म को दे रहा होता है। आंखें देख रही होती हैं, हम होशियार होते हैं, हाथ में इधर उधर देख रहे होते हैं, कोई चीज़ आ जाए कि उसको मार लें या फिर ख़ुद को उससे दूर कर लें। तो ये सारा पूरे तमाम कंपोनेंट, जिस्म के तमाम एलिमेंट मिल के काम करते हैं। मकसद क्या है कि हम वो नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ से ख़ुद को दूर ले जाएं। अब इसकी एक एग्जांपल है, अ फुटबॉल गेम फॉर इंस्टेंस इज़ अ प्लेड अकॉर्डिंग टू अ सिस्टम। ये एक सिस्टम के तहत होती है। कैसे? इसमें मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं, जैसे टीम्स होती हैं। फुटबॉल गेम में आपके पास टीम्स होती हैं, ये एक एलिमेंट है। आपके पास स्टेडियम्स होते हैं, ये एक एलिमेंट है। आपके पास एक ज़रूरी इक्विपमेंट होता है, जैसे फुटबॉल ख़ुद इक्विपमेंट है। रेफरीज होते हैं जो अगर उनमें इख्तिलाफ आ जाए तो फैसले होते हैं। फैसले कौन करते हैं? रेफरी करता है। और फिर रूल रेगुलेशन होती है। वो फैसले किन उसूलों पर होते हैं तो उसके लिए पहले से बने बनाए रूल रेगुलेशन होते हैं। नाउ दीज आर एलिमेंट्स। कंप्यूटर बेस्ड जो इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, it's also a collection of people, data, procedure, hardware and software, and these are elements. Every organization is a system. हम जो दुनिया जहाँ के organization देखते हैं, they are actually systems. Examples are, for example, ICI Pakistan Limited, Imperial Chemical Industries Pakistan Limited. इसी तरह सिकॉज यूनिवर्सिटी पेशावर, पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी, ज़ू पेशावर, यानी ये सब मुख्तलिफ सिस्टम है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन खैबर पख्तूनख्वा KPK इज़ अ सिस्टम। हबीब बैंक लिमिटेड इज़ अ सिस्टम। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इज़ अ सिस्टम। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज़ अ सिस्टम। पाकिस्तान इटसेल्फ इज़ अ सिस्टम। एलिमेंट कैन बी टेंजिबल, और ये जो मुख्तलिफ सिस्टम हमने बताए हैं इसके एलिमेंट जो हैं वो टेंजिबल हो सकते हैं, जैसे कार और पर्सन, और इंटेंजिबल जैसे एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं, डेटा या इंफॉर्मेशन, और एन इवेंट लाइक एन एग्जाम, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, दे आर एलिमेंट्स। तो बाज़ इवेंट्स होते हैं जिनका हम डेटा रखते हैं, जैसे एग्ज़ाम हो गया तो उसमें स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स हो गए। ठीक है, तो ये मार्क्स जो हैं दे आर एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट बट दे आर इम्पॉर्टेंट। और ये एग्ज़ाम किस तारीख़ को हुआ, एग्ज़ाम में अटेंडेंस कौन सी थी, उसका भी डेटा रखा जाता है। तो हम कई एक चीज़ें
एग्ज़ाम में जो मटेरियल यूज़ हुआ उसका डेटा रखा जाता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं उसका डेटा रखा जाता है। तो बहरहाल हम ये थोड़े बहुत सिस्टम और उसके एलिमेंट्स को मैंने थोड़ा बहुत जिक्र कर दिया। आगे बढ़ते हैं। जब हम सिस्टम की बात करते हैं ना, हमारे लिए अहम बात होती है कि सिस्टम के इंटरनल कंपोनेंट्स, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में मौजूद कंपोनेंट्स और सिस्टम की बाउंड्री, इन तीन चीज़ों में फ़र्क करें। बाउंड्री वो सेपरेटिंग लाइन है कि जो एनवायरनमेंट को सिस्टम से अलग करती है, सिस्टम के इंटरनल कंपोनेंट से अलग करती है। इसकी आप आसान मिसाल ये समझे कि आप बिलफर्ज एक कॉलेज में पढ़ते हैं, तो आपकी कॉलेज की जो चार दीवारी है वो बेसिकली एक बाउंड्री है, ठीक है ना। और चार दीवारी के बाहर जो एरिया है वो एनवायरनमेंट है, और चार दीवारी के अंदर जो मुख्तलिफ हिस्से हैं वो जो हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल कंपोनेंट है। अगर आप इंसानी जिस्म की मिसाल ले लें तो ये बाउंड्री जो है हमारे जिस्म की खाल, ये हमारी बाउंड्री हो जाएगी, ठीक है ना। इसमें इंटरनल कई कंपोनेंट हैं, हमारे जिस्म के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट हैं, जैसे दिल है, फेफड़े है, मैदा है, या बिलफर्ज आर्टीरियल सिस्टम, वेनस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, वो इस तरह कई एक सिस्टम हमारे जिस्म के अंदर जो बेसिकली हमारे जिस्म के सब सिस्टम हैं वो इसके अंदर मौजूद रहते हैं। हमारे जिस्म, हमारे खाल से बाहर हमारा जो भी हमारा एनवायरनमेंट है, उसमें हवा है, उसमें पानी है, उसमें हमारा घर है, उसमें हमारी ऑफिसेज हैं, हमारे प्लेग्राउंड हैं, दे आर ऑल एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट से हम इनपुट लेते हैं और एनवायरनमेंट को हम आउटपुट भी देते हैं, ठीक है ना। एनवायरनमेंट से हम इनपुट लेते हैं, बिलफर्ज हम सांस लेते हैं और सांस लेकर एनवायरनमेंट से हम हवा अपने फेफड़ों में खींच के उससे ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेते हैं, दिस इज़ इनपुट। और एनवायरनमेंट को हम आउटपुट भी देते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हम एनवायरनमेंट में छोड़ देते हैं। हमारा और एनवायरनमेंट का आपस में इंटर रिलेशनशिप है, ठीक है ना। और एनवायरनमेंट में हमारा इंटरफेस होता है, एक पर्टिकुलर एरिया होता है कि जिसके थ्रू हम बिलफर्ज खाना हम मुंह के ज़रिए खाते हैं, ठीक है ना। तो और इसी तरह देखते हैं तो हम आँख के ज़रिए देखते हैं, सुनते हैं तो कान के ज़रिए सुनते हैं। तो ये हमारा इंटरफेस होता है एनवायरनमेंट के साथ, इंटरेक्शन हो रही होती है एनवायरनमेंट के साथ। तो बहरहाल आपने तीन कंपोनेंट याद रखने हैं, सिस्टम के इंटरनल कंपोनेंट, सिस्टम की बाउंड्री और फिर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। और ये आपको ऑर्गेनाइजेशन में भी नज़र आती हैं ये बातें। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। Here are some component of CBIS, कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन के कुछ कंपोनेंट है। जैसे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होता है हमारे पास, ये एक कंपोनेंट है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है, ये एक कंपोनेंट है, ठीक है ना। इसी तरह हमारे पास नाउ व्हाट दी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर एंड डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन व्हाट दे डू, दे राइट एंड इन्फोर्स प्रोसीजर एंड स्टैंडर्ड्स, दे राइट एंड इन्फोर्स प्रोसीजर्स एंड स्टैंडर्ड्स, ओके। तो ये इनका रोल हो गया सिस्टम में। अब इन प्रोसीजर एंड स्टैंडर्ड्स की मदद से एनालिस्ट क्या करते हैं और प्रोग्रामर क्या करते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोसीजर एंड स्टैंडर्ड, एनालिस्ट एंड प्रोग्रामर दे राइट एप्लीकेशन प्रोग्राम, दे राइट प्रोग्राम्स फॉर अस। अच्छा, ये प्रोग्राम क्या करते हैं? दिस प्रोग्राम interacts with these program access DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हो सकता है या बिलफर्ज ऑरेकल हो सकता है। हमारा एक्चुअल डेटा उस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में अंदर एक जगह पर स्टोर होता है जिसको DBMS खुद एक्सेस कर सकता है। हमारा एप्लीकेशन प्रोग्राम डायरेक्ट उसको एक्सेस नहीं कर सकता, लेकिन उससे कोई डेटा लेना है तो एप्लीकेशन प्रोग्राम DBMS को कहते हैं कि वहाँ से डेटा उठा के मुझे दे दो। दूसरी तरफ हमारा जो डेटाबेस डिज़ाइनर होता है, दे डिज़ाइन डेटाबेसेस फॉर अस। और हमारा हार्डवेयर जो है इस DBMS के साथ या DBMS के यूटिलिटीज़ के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है। तो सिर्फ ये जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है, यूज़र यूजेस दिस एप्लीकेशन प्रोग्राम टू एक्सेस DBMS। तो बहरहाल इसी तरीके से ये मुख्तलिफ कंपोनेंट है, एक दूसरे के साथ ये मिलकर काम करते हैं। A system can be open, closed और आइसोलेटेड सिस्टम। ये बात आपको कैसे समझ आएगी?
आप पहले ये समझे कि ओपन सिस्टम कौन सा होता है, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। उसके लिए आपको पहले इन एरोस का मतलब समझना होगा। देखें ये ग्रीन कलर, ये ब्लू कलर में जो एरोज हैं, इसका मतलब है कि द सिस्टम कैन एक्सचेंज मैटर विथ सराउंडिंग। एक सिस्टम है जो सराउंडिंग या एनवायरनमेंट के साथ मैटर एक्सचेंज कर सकता है। जैसे इंसानी जिस्म सांस ले सकता है और सांस बाहर छोड़ भी सकता है, तो ये हम मैटर को एक्सचेंज कर सकते हैं। और दूसरी बात, इस कलर के एरो का क्या मतलब है, सिस्टम कैन एक्सचेंज एनर्जी विद द एनवायरनमेंट। ठीक है, एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है। अगर ये दोनों कर सकता है तो ये ओपन सिस्टम है। जैसे इंसानी जिस्म है, वो सांस लेता है, सांस बाहर, ऑक्सीजन अंदर ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ देता है। ये तो मैटर का एक्सचेंज हो गया। दूसरी तरफ हमारे जिस्म से हीट जो है ना बाहर एनवायरनमेंट में जा रही होती है, जिस्म की गर्मी बाहर एनवायरनमेंट में जा रही होती, तो ये एनर्जी का एक्सचेंज हो गया। तो सिस्टम दोनों चीज़ें एक्सचेंज कर रहा है, ये ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम वो होगा जो एनर्जी का एक्सचेंज तो कर रहा है लेकिन मैटर का एक्सचेंज नहीं कर रहा। बिल्कुल आप इसको एक केमिकल रिएक्शन समझ लें जो एक बंद सिलेंडर में हो रहा है। एक बंद सिलेंडर में कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो वो जो रिएक्शन हो रहा है वो एक क्लोज सिस्टम है जिसमें ये काम हो रहा है। ठीक है ना। और जाहिर है चूँकि वो क्लोज सिलेंडर है तो उससे कोई मैटर वगैरह बाहर नहीं जा सकता। लेकिन अगर अंदर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है और उसकी वजह से वो सिलेंडर गर्म हो गया तो ठीक है, वो सिलेंडर गर्म होने की वजह से वो तो सिलेंडर गर्म हो जाएगा, थोड़ी देर बाद वो गर्मी हवा में खारिज हो जाएगी, यानी एनर्जी का एक्सचेंज फिर भी हो गया, बट स्टिल इट इज़ अ क्लोज सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम वो होगा कि अगर आपने उस सिस्टम की वो जिसके अंदर जो है केमिकल रिएक्शन हो रहा है उस सिलेंडर को आपने कोई बहुत ही अच्छे इंसुलेटेड जगह पर रखा हुआ है, यानी उस सिलेंडर के इर्द गिर्द आपने बड़ी अच्छी इंसुलेशन की हुई है जिसकी वजह से इवन हीट भी बाहर नहीं जा रही, तो फिर ये न मैटर बाहर जा रहा है न हीट बाहर जा रही है, यह आइसोलेटेड सिस्टम हो गया। ठीक है, तो ये 2-3 किस्म के सिस्टम आपसे, लेकिन जनरली हम जो डिस्कस करेंगे ओपन सिस्टम, और हम इन सिस्टम को ज़्यादा डिस्कस करेंगे। CBIS ओपन सिस्टम होता है अक्सर। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं हाउ टू मॉडल अ सिस्टम। हाउ टू का बात शायद ज़्यादा डिटेल में हम ना करें, लेकिन मुख्तलिफ़ सिस्टम के मॉडल हम आपसे डिस्कस करेंगे। मकसद ये है कि आपको ये समझ आ जाए कि मॉडलिंग की क्या अहमियत है और इसकी मदद से हम कितनी आसानी से कितने कम्प्लेक्स आइडियाज़ लोगों के सामने रख सकते हैं। सबसे पहले ये देखें कि हमारे आसपास वर्ल्ड जो है, रियल वर्ल्ड बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है। जब हम उस वर्ल्ड को देखते हैं तो बहुत सारे डिटेल छोड़कर हम अपने तौर पे एक समरी लेते हैं। ठीक है, याद रखें समरी किसको कहते हैं। वैसे भी जब आप समरी बनाते हैं तो बेसिकली आप जब कुछ फैक्ट्स जो आपके ख्याल में अहम फैक्ट्स हैं उनको सेलेक्ट करते हैं और बहुत सारे दूसरे फैक्ट्स छोड़ देते हैं उनको गैर अहम समझ के, इसको हम समरी लेना कहते हैं। ठीक है ना। आप रियल वर्ल्ड की बहुत सारी कम्प्लेक्सिटी छोड़ के कुछ अहम फैक्ट्स उठा लेते हैं और आपके ख्याल में ये फैक्ट्स अहम हैं और उन फैक्ट्स का आपस में कुछ रिलेशनशिप है, तो ये आप अपने जहन में एक चीज़ बना लेते हैं। ये है इनफॉर्मल कंसेप्चुअल मॉडल जो आपके जहन में है। बहरहाल आपने कुछ फैक्ट्स ले लिए हैं, उन फैक्ट्स के बेस पे आप एक सिस्टमेटिक मॉडलिंग करते हैं कागज़ पे या कंप्यूटर के अंदर उन चीज़ों को आपस में। आप कहते हैं इस चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ ये ताल्लुक़ है वगैरह वगैरह। इस तरह के कई एक मॉडल अभी आप थोड़ी देर में देख लेंगे। तो ये कंप्यूटराइजेबल कंसेप्चुअल मॉडल बन जाता है और बाद में यही मॉडल कंप्यूटर में इम्प्लीमेंट हो जाता है जो कंप्यूटराइज मॉडल हो जाता है। ठीक है ना। अभी ये कंप्यूटराइज नहीं है, कागज़ पे बना है, बाद में ये कंप्यूटराइज मॉडल हो जाता है। मतलब है कंप्यूटर उस मॉडल के बेस पे फैसले करना शुरू कर देता है। इसकी चंद एग्जांपल्स अभी आ रही हैं। मॉडलिंग अ सिस्टम। When studying a system, it is often convenient to represent, और इस representation को मॉडल कहते हैं, to represent them in the form of a model. A model is a representation of a real world element
such as object, concept or event or group of event and the relationship among them. यानी रियल वर्ल्ड के जो मुख्तलिफ एलिमेंट हैं और उनके आपस में रिलेशनशिप है, उसको हम एक ख़ास तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। यहाँ तक जो मैंने बताया अ मॉडल इससे लेके देम तक, ये तो वो बात डेफिनेशन थी जो बुक में लिखी हुई थी। ये एक और मैं ख़ुद से बता रहा हूँ। एनी सेट ऑफ एजम्पशन टेकन टू रिप्रेजेंट और एक्सप्लेन सम रियल वर्ल्ड सिचुएशन इज कॉल्ड अ मॉडल। तो मॉडल और कुछ नहीं होता, इट इज़ जस्ट अ सेट ऑफ एजम्पशंस। एग्जाम्पल क्या है? एन ऑर्गेनोग्राम इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन चार्ट जो होते हैं ऑर्गेनोग्राम, वो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रक्चर की ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्की की रिप्रेजेंटेशन है। और वो हमें बता रहा होता है बिलफर्ज आपकी यूनिवर्सिटी है तो फलाना साहब हमारे वीसी हैं और ये हम सब के लीडर हैं, उनके अंडर फलां डिपार्टमेंट काम करते हैं, इस डिपार्टमेंट के ये चेयरमैन है, उस डिपार्टमेंट के ये चेयरमैन है, वगैरह वगैरह। इस तरीके से जो डिटेल आती है और चार्ट बनता है उसको हम ऑर्गेनोग्राम कहते हैं। यह ऑर्गेनोग्राम हमें ये बता रहा होता है कि कौन बंदा किसको रिस्पॉन्सिबल है, कौन किससे पूछ सकता है, कौन किससे बिलफर्ज अगर उसने छुट्टी वगैरह करनी हो तो किससे इजाज़त लेगा, वगैरह इस तरह की बात है। इसी तरह एक और सिस्टम है, मॉडल है अ टाई लेयर जेट इज़ अ फिजिकल मॉडल ऑफ एन एरोप्लेन। हवाई जहाज़ बहरहाल एक काफ़ी कम्प्लेक्स चीज़ है, लेकिन आपने बच्चों को इस तरह के हवाई जहाज़ से खेलते देखा होगा। दिस इज़ अ मॉडल ऑफ दिस अ फिजिकल मॉडल ऑफ एन एरोप्लेन। और इसको भी देख के बच्चे बहुत कुछ जो है, अगरचे वो एग्जैक्ट वो मॉडल नहीं होगा, एग्जैक्ट एरोप्लेन नहीं होगा, लेकिन वो बहुत कुछ सीख लेंगे इसकी मदद से। इसी तरह आपके पास ये इक्वेशन है, एरिया इक्वल टू लेंथ एंड टू विड्थ। दिस इज अ मैथमेटिकल मॉडल फॉर कैलकुलेटिंग द इंटरनल एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, आपको पता है ये रेक्टेंगल के एरिया क्या मालूम करने का बिलफर्ज। अभी यहाँ ये जो पिक्चर है, सॉरी, ये जो पिक्चर है ये बेसिकली एक रेक्टेंगल है, तो इसकी लेंथ और इसकी विड्थ अगर आपको मालूम हो तो आप लेंथ और विड्थ को मालूम करके बता सकते हैं एक पिक्चर का टोटल एरिया कितना है। वही एरिया आप जो है, यानी आप इस ये जो रियल लाइफ एक चीज़ है, इसका इसके दो कंपोनेंट का, एक लेंथ है ये कंपोनेंट और एक इसकी विड्थ है ये कंपोनेंट, इन दो कंपोनेंट का एक तीसरे कंपोनेंट है इसके एरिया, इनका आपस में रिलेशनशिप बता रहे हैं। एंड इट इज़ अ मैथमेटिकल मॉडल। A drawing of human skeleton is a graphical model of the bone structure of human and the relationship among these structure। ज़ाहिर है अगर बोन स्ट्रक्चर, ये अभी अगले पेज पे आ भी रहा है, ह्यूमन स्केलेटन का हमारे पास पूरा ग्राफिकल मॉडल मौजूद हो तो इससे हम बता सकते हैं कि जिस्म के कौन से हिस्से में कौन कौन से बोन्स होते हैं, ठीक है ना। और अगर खुदा न खासा कोई मसला हो जाए तो इसका इफ़ेक्ट जिस्म के, यानी एक तरफ से हमें उसकी एनाटॉमी और उसकी वजह से मुख्तलिफ जो प्रॉब्लम है या बीमारियां हैं उनको समझने में मदद मिल सकती है। चले मज़ीद इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। वाई वी शुड स्टडी अ मॉडल। तो अब आप ज़रा ये देखें, आपके सामने यहाँ बहुत सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, इंशाल्लाह आप इसको पढ़ भी लेंगे, लेकिन असल बात यह है वी वांट टू अंडरस्टैंड अ सिस्टम एंड वी वांट टू कम्युनिकेट इट टू अदर। इस पूरे कहानी का मतलब ये है, जब हम मॉडल बनाते हैं किसी को तो बेसिकली हमारा मतलब ये होता है कि हम एक सिस्टम को समझ लें, हम उसको दूसरे को कम्युनिकेट कर सकें। मज़ीद अगर इसमें है तो एक सिस्टम को हम डिज़ाइन करते हैं, करना चाहते हैं, उसके लिए भी हम उसको पढ़ते हैं और मॉडल करते हैं, उसको समझ लें, अंडरस्टैंड कर लें, उसके लिए भी करते हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं उसके लिए भी, और टू कम्युनिकेट इट टू अदर उसके लिए भी। ठीक है, उसके लिए आपके सामने ये एक मॉडल है जो ह्यूमन स्केलेटन का है और उसमें बताया गया है। अब आप ये देखें कि ये स्कल है इंसानी सर का, ये वो मजबूत हड्डी है जिसके अंदर हमारा दिमाग महफूज होता है। आप अंदाज़ा करें अल्लाह ने हमारे दिमाग को महफूज रखने के लिए कितना बेहतरीन इंतज़ाम किया है, क्योंकि ये कंट्रोल नर्व सेंटर है तो उसको महफूज रखने के लिए कितने इंतज़ाम किए हुआ है। इसी तरह ये सीने की ये हड्डियाँ देखें,
हमारे जो है फेफड़ों को और दिल को महफूज रखने के लिए अल्लाह ने कितना इंतज़ाम किया। तो देखिए कितनी सारी बातें हमें इसकी मदद से समझ आ सकती हैं। आप चाहें तो ये स्ट्रक्चर मैंने ज़रा छोटा किया हुआ है, आप चाहें तो इसको बड़ा इंटरनेट पे देख भी सकते हैं। लेकिन अहम बात यह है कि आपको अगर ये सब पढ़ना पड़े तो आप तंग होते हैं, और इसको देखना पड़े तो आप तंग नहीं होते। मॉडल के ये बड़ी एडवांटेज है, ठीक है ना। और इसी वजह से एक बात कहते हैं, पिक्चर इज़ वर्थ 1000 वर्ड, ठीक है ना। तो 1000 वर्ड के बजाय आदमी एक पिक्चर देख ले तो ज़्यादा आसान होता है। और उस पिक्चर की मदद से आप सिस्टम को डिज़ाइन भी कर सकते हैं, उसको अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं, उसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं, और उसको कम्युनिकेशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके और भी फ़ायदे हैं, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी। अब यहाँ पर मैंने आपके एक मॉडल बताया है, ये जो अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट जो पिछले स्लाइड में हुआ। अब यहाँ पर आपको मैं मज़ीद बताना चाहता हूँ कि आखिर ये एक मॉडल है जो बेसिकली इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, और ये अगर ये आप नेट पे ज़रा सर्च कर लें, ये मेरा ख्याल में वाशिंगटन में है, ठीक है। उनका कुछ पोस्ट ऑफिस बॉक्स भी गिवन है। बहरहाल ये इंडस्ट्रियल वर्कर्स वालों का है, और ये एक लंबा चौड़ा सिस्टम है। इस सिस्टम की मदद से अभी थोड़ी देर में मैं आपको कुछ बताऊंगा, और आप देख लेंगे कि कितनी सारी बातें आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और फिर आपको समझ आएगी कि वाई ए पिक्चर और अ मॉडल वर्थ 1000 वर्ड, ठीक है। इस पिक्चर में सबसे पहले ऊपर ये डॉलर साइन बनाया हुआ है, और यहाँ लिखा हुआ है कैपिटलिज्म। मेरे ख्याल में इस पिक्चर में अगर वाकई कोई चीज़ है जो इस्लाह तलब है, जो वाकई इनको ऐसे नहीं लिखनी चाहिए थी, वो ये कि यहाँ पर इनको इधर बैंकिंग इंस्टीट्यूशन लिखना चाहिए था, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। तो और ये असल वो चीज़ है कि जो पूरी दुनिया का निज़ाम एक्चुअली चला रहे हैं, ठीक है। इसके बाद ये दूसरे लेवल पे आप देख रहे हैं डायग्राम में, आपको किंग या प्राइम मिनिस्टर या आपको प्रेसिडेंट इस तरह के कोई लोग नज़र आ रहे हैं। तो ये क्या हैं, वो क्या कहते हैं, वी रूल यू। वो क्या कहते हैं दुनिया को, वी रूल यू। एक्चुअली दे आर एजेंट ऑफ दिस सिस्टम, ठीक है ना, दे आर एजेंट ऑफ बैंकिंग सिस्टम, एंड इनके मुंह से बैंकिंग सिस्टम आपको कह रहा है वी रूल यू। नीचे आप आएँ, यहाँ आपको जो है ना रिलीजियस रहनुमा नज़र आ रहे हैं, मुख्तलिफ रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से जो रहनुमा हैं वो नज़र आ रहे हैं, और वो आपको क्या कह रहे हैं, वी फूल यू। यानी ये आपको उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए फूलिंग कर देते हैं आपके साथ। ये थोड़ी देर बाद में आपको, और आप लोग जो स्टूडेंट मुझे जानते हैं उनको ये बात पता है कि मैं अक्सर ये बात पूछता रहता हूँ कि आखिर ये मनी प्रिंट हो जाए तो ये किसके हो जाती है। ये उसूली क्वेश्चन है, और ये मजहबी रहनुमा से पूछना चाहिए। या मैं नसीहतें करते कि हलाल खाओ, हराम से दूर रहो। सवाल ये है कि इनके आंखों के नीचे मनी प्रिंट होके बैंकिंग इंस्टीट्यूशन मनी प्रिंट करके उसका मालिक बन जाता है, ये उस पर क्यों नहीं बोलते। लेकिन हमें बड़ी नसीहतें करते हैं, दिस इज़ वी फूल यू, ठीक है ना। तो और इसी वजह से जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया में, वो जब आके लोग गरीब लोगों की ज़मीनों पर और उस पर कब्ज़े करते हैं और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उनसे ज़मीनें हाथ आते हैं, तो दूसरी तरफ इस तरह के इंस्टीट्यूशन होते हैं जो NGOs के फॉर्म में आकर उनको खामोशी से नसीहतें करते हैं और उनको सब्र करना क्या कहते हैं। हालांकि वो दोनों असल में एक ही इदारे के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, लेकिन अगले को हमें समझ नहीं आती। तीसरे लेवल पे कौन है, ये बिल्कुल फ़ौज है, पुलिस है, ये वो लोग हैं। ये क्या कहते हैं, वी शूट एट यू। उससे निचला लेवल कौन से, ये ब्यूरोक्रेसी है, और वो क्या कहते हैं, वी ईट फॉर यू। और सबसे निचले लेवल पे वो वर्कर क्लास है, वो क्या कहते हैं, वी वर्क फॉर ऑल, वी फीड ऑल। असल में ये वो लोग हैं जो मेहनत करते हैं और जो गंदम उगाते हैं, जो सरिया पिघले बनाते हैं, जो लोहा पिघलाकर सरिया बनाते हैं, जो ईंटें और गारे और पता नहीं किस किस चीज़ से हमारे लिए इमारतें बनाते हैं। असल ये वो लोग हैं, ठीक है ना। कोई इनमें किसान है, कोई नानबाई है, कोई उस्ताद है, कोई क्या है, कोई क्या है, कोई क्या है।
दे एक्चुअली डू ऑल वर्क। अच्छा, इससे नीचे एक और लेवल है और मेरे ख्याल में यहाँ डिस्कस नहीं हुआ, वो हमारे घर की ख़वातीन हैं। इनमें से हर लेवल पे आप एक बात देखते हैं कि अगर इस पर ज़ोर आता है, इनमें से हर एक लेवल पे अगर आप पर ऊपर से ज़ोर आता है, बिलफर्ज IMF वगैरह आपके मुल्क पर कोई सख्त शराइत रख देते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये ज़ोर नीचे मुंतकिल करते हैं, अगला ज़ोर और नीचे और आखिर में अवाम पे ज़ोर आ जाता है। अवाम पर जब वर्कर्स पे ज़ोर आता है तो वो ये ज़ोर उठा के घर के ख़वातीन पे मुंतकिल, ख़वातीन को आगे कोई नहीं मिलता कि वो ये ज़ोर आगे किसको मुंतकिल कर लें, इसलिए वो चीखती हैं ज़रा बर्दाश्त कर लिया करें। तो बहरहाल मैं जस्ट आपको बताएं, क्योंकि वो बेचारी मजबूर होती है, आगे बच्चे होते हैं उसको समझ नहीं आती कि वो ये प्रेशर आगे किस तरह मुंतकिल कर दे। लेकिन मैं आपको जस्ट समझाना चाहता हूँ कि ये पूरा सिस्टम है, और सही मानों में लीडर या कोई भी समझदार आदमी वो होगा कि अगर वो किन में से जिस लेवल पे भी है, ठीक है, बिलफर्ज वो एक फौजी लीडर है, अगर उस पर ज़ोर आता है और वो जो समझते हैं कि ज़ोर गलत है, तो उसको नीचे मुंतकिल करने के बजाय वो ऊपर वाले को ज़ोर दे तो वो अच्छा लीडर होगा। अगर वो हमेशा यही करता है कि ऊपर से ज़ोर आता है उसको नीचे ही मुंतकिल करता है, तो उसकी ऐसा वो किसी मानों में लीडर या तालीम याफ्ता इंसान नहीं है, वो सिर्फ एक बस कंडक्टर की तरह है कि भाई ऊपर पेट्रोल महंगा हो गया तो नीचे तो इसने किराया बढ़ा दिया, इसके अलावा इसकी कोई हैसियत नहीं। बहरहाल, नाउ यू नो हु एक्चुअली रूल अस, हु एक्चुअली रूल द वर्ल्ड। IMF, वर्ल्ड बैंक, द बैंकिंग कार्टेल, ये जिन्होंने इसने कैपिटलिज्म लिखा है ये सही नहीं है, ये बेसिकली बैंकिंग माफिया है विच एक्चुअली रूल्स द वर्ल्ड। हु आर देयर एजेंट, आप जिनको प्रेसिडेंट कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, आप इनको और मुख्तलिफ नाम कहते हैं, दे आर देयर एजेंट। हु फीड ऑल, तो आप देख सकते हैं ये वर्किंग क्लास है, दे फीड ऑल। हु आर पैरासाइट, तो आपको ब्यूरोक्रेसी और इस तरह के कई लोग नज़र आ रहे हैं कि जो काम वगैरह कुछ नहीं करते लेकिन काम के नकाश के दुश्मन अनाज के वाले लोग हैं। दे आर सम ऑफ देम, मे बी नॉट ऑल ऑफ देम बट सम ऑफ देम, दे आर पैरासाइट्स। तो ये थोड़ा सा आपको ये पूरी चीज़ बतानी थी। मैं ये नहीं कह रहा कि वो सारे के सारे पैरासाइट्स हैं, लेकिन ऐसे हैं कि जो काम कुछ नहीं करते लेकिन आवाम को दबाते हैं, उनको वैसे ही एक तो ये है कि उनका बहुत बड़ी खिदमत कर रहे हो, जैसे हमारे साहब कराम में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के खिलाफत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, वो तो फिर बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन वो जिस तरह अभी सिचुएशन है ना, तो उनमें पैरासाइट ज़रा कुछ ज़्यादा है। चले जी आगे बढ़ते हैं। लेकिन अहम बात यह है कि इस मॉडल से आपको कितनी बड़ी मकदार में दुनिया भर की इंफॉर्मेशन क्लियर हो गई, और सारी एक पिक्चर में ऑर्गेनाइज फॉर्म में बहुत कुछ आपको अंडरस्टैंड करना और कम्युनिकेट करना कितना आसान हो जाता है एक मॉडल से। अब एक और मॉडल पे जाते हैं। इस मॉडल में हम आपको बता रहे हैं द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन कंट्रोल प्रोसेस। ये जो हमारे पास प्रोसेस है, दिस इज़ बेसिकली क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस। इसमें आपको ये जो इनपुट ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस और आउटपुट नज़र आता है। पहली बात तो ये कि ये कोई कंप्यूटर का नहीं है, आप ये समझें कि ये कोई इंडस्ट्री है, बिलफर्ज शुगर इंडस्ट्री है। इनपुट इसमें क्या होगा, गन्ना होगा और इस तरह की कुछ चीज़ें होंगी, वो आके इनपुट आएगा। ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस क्या होगा कि गन्ने को जब इंडस्ट्री में जाएगा तो उसको काटा जाएगा, उसको मुख्तलिफ वो जो बहुत प्रेशर से गुजार के और उसका जूस निकाला जाएगा, उसको उबाला जाएगा, उससे वारल आखिर में आउटपुट में उससे चीनी बन जाएगी। तो इनपुट ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस आउटपुट का यहाँ ये मतलब है, ये इंडस्ट्री का जिक्र हो रहा है। ये आउटपुट जब बन जाते हैं तो फिर एक कंप्यूटराइज विजन इंस्पेक्शन सिस्टम होता है जो उन आउटपुट का जायज़ा लेता है कि वो आउटपुट हमारे स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हैं कि नहीं हैं। वो स्टैंडर्ड कहाँ से पैदा होते हैं, ये इनके पास स्टैंडर्ड एंड स्पेसिफिकेशन का पहले कंप्यूटर के पास डेटाबेस होता है। उस डेटाबेस से हमारे पास प्रोडक्ट से रिलेटेड स्टैंडर्ड और स्पेसिफिकेशन आते हैं। ये कंप्यूटराइज विजन इंस्पेक्शन सिस्टम जो है ये उन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी चेक करता है। ये फिनिश गुड्स हैं और ये उसकी क्वालिटी चेक कर रहा है। क्वालिटी चेक करने के बाद उनमें कुछ को वो रिजेक्ट कर लेता है कि ये सही नहीं है, ये हमारे मार्केट में चले गए तो हमारी बदनामी होगी, और कुछ एक्सेप्टेबल आउटपुट्स हैं।
और जब वो ये कर रहे थे, एक तरफ वो चीज़ों को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे होते, तो साथ और साथ वो देख रहे होते हैं कि उसमें किस किस्म की गलतियाँ आ गई हैं, कौन सी गलतियाँ ज़्यादा आ रही हैं, कौन सी गलतियाँ कम आ रही हैं, ये सारा कुछ वो देख लेता है। तो इसके बाद वो एक डेटा अबाउट आउटपुट्स एक रिपोर्ट जनरेट कर देता है। इतने एक्सेप्टेबल आउटपुट हुए और इतने रिजेक्टेड आउटपुट हुए, ये एक तो ये तादाद बता देता है। दूसरा वो ये बताता है कि इनमें से जो रिजेक्टेड आउटपुट थे उनमें क्या खराबियाँ पाई गई, तो उनकी डिटेल वो यहाँ भेज देता है। इसके बाद एक एक्सेप्शन रिपोर्ट प्रोग्राम बनता है जो एक्सेप्शन रिपोर्ट जनरेट करता है और वो मैनेजर को बता देता है कि कौन से हमारे मिस्टेक्स हैं जो ज़्यादा हो रही हैं, कौन से मिस्टेक कम हो रही हैं, और फिर मैनेजर उनके बेस पे फैसला लेता है। मैं क्या फ़ैसला लेता है, अगर वो प्रॉब्लम इनपुट के हवाले से है तो वो इधर एक कोई एक्शन लेता है, कोई डिसीजन लेता है। अगर वो प्रॉब्लम जो है ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस के हवाले से है, हमारे प्रोसेसिंग में कोई गलती है, तो वो इधर एक्शन लेता है, डिसीजन लेता है। अगर वो प्रॉब्लम जो है स्टैंडर्ड और स्पेसिफिकेशन गलत है, तो वो स्टैंडर्ड और स्पेसिफिकेशन चेंज करने का कह देता है। तो बहरहाल कुछ ना कुछ ये पूरा प्रोसेस जो है हमारा, दिस कॉल्ड द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन कंट्रोल प्रोसेस। कैसे, कहाँ पर रोल है, ये वो जगह है जहाँ पर रोल है। कंप्यूटराइज विजन इंस्पेक्शन सिस्टम, ये कंप्यूटराइज क्वालिटी कंट्रोल यहाँ पर हो रहा है। इनफैक्ट सिकॉज यूनिवर्सिटी पेशावर में हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ऐसे हमारे दोस्त हैं जिसने इस तरह का सिस्टम और इस तरह का काम किया है कि जिसमें अब हमें इस जगह की ज़रूरत नहीं रही, बल्कि जब ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस हो रहा है तो वो बनने वाले प्रोडक्ट को इधर ही देख कर वो उसका मेजरमेंट ले लेता है और देख लेता है कोई चीज़ सही बन रही है क्या गलत बन रही है, और वो बहुत अर्ली आपको वार्निंग दे देता है। तो वो इसके मुकाबले में ज़्यादा बेहतर सिस्टम है। बहरहाल आगे जाते हैं। अच्छा जी, पिछला एग्जांपल था कंप्यूटराइज क्वालिटी कंट्रोल के मुतालिक। ये एक सिस्टम है, ये एक एग्जांपल है, और इसमें आपको बताते हैं कि जब हमारे प्रोग्रामर्स कंप्यूटर प्रोग्राम बनाते हैं तो वो बाज़ इस तरह के डायग्राम्स बनाते हैं जिनकी वजह से उनको कंप्यूटर प्रोग्राम बाद में बनाना आसान हो जाता है। ये एक सिंपल सा है डेटा फ्लो डायग्राम, जिसको हम DFD कहते हैं, डेटा फ्लो डायग्राम ऑफ अ सिंपल पेरोल सिस्टम। मतलब एम्प्लॉइज़ के पेरोल या उनकी तनख्वाहों के लिए एक सिस्टम बनाया गया है, और ये उसके लिए DFD है, डेटा फ्लो डायग्राम। याद रखें, एक्चुअल कंप्यूटर प्रोग्राम इस DFD के बाद बनेगा, इस DFD के बाद एक्चुअल प्रोग्राम बनेगा। DFD प्लानिंग है कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए। इस प्रोग्राम, ये जो DFD है, ये बेसिकली आप इसको यहाँ से स्टडी करें। सबसे पहले एम्प्लॉय से हमें मिल जाता है आवर्स वर्कड। ये एम्प्लॉय का दावा है, मैंने इतने घंटे काम किया है। और सबसे पहले हमारा पहला कंप्यूटर जो चेक होता है वो वैलिडेशन चेक है कि ये आवर वर्क वो सही कह रहा है गलत कह रहा है। उसके लिए हम ये वैलिडेशन चेक जो है, ये एम्प्लॉयज़ एक फ़ाइल है, उससे एम्प्लॉयज़ का नाम, उसका ID का एक इन्फॉर्मेशन उठाएगा। आवर्स चेक के हवाले से बिलफर्ज डेटा एंट्री में कोई गलती हुई है, उसके बेसिकली 125 आवर्स बनते हैं, लेकिन वो बन गए हैं 1125, यानी शुरू में एक 1 ज़्यादा लग गया गलती से। ठीक है, तो ये वैलिडेशन चेक में मुमकिन है कि वो गलती पकड़ी जाए और उसकी वैलिडेशन हो जाए, उसकी गलती रिमूव हो जाए। बहरहाल वैलिडेशन चेक का तो ये काम है, और भी कई काम होते हैं। इसके बाद ये आवर्स वर्कड एक और प्रोग्राम में चले जाते हैं, जो वो प्रोग्राम क्या करते हैं, कंप्यूट ग्रॉस पे। अब ये वो आवर्स वर्कड हैं जो वैलिडेटेड हैं, वो यानी ये आवर्स वर्कड हैं जो सही हैं। अब यहाँ पर कंप्यूट ग्रॉस पे में क्या होगा, हम कहेंगे कि इतने घंटे उसने काम किया है, और एक और फाइल होगी हमारे पास जहाँ पर पे रेट्स होंगे कि इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए पे रेट क्या होगा, किस रेट पर उसको पेमेंट होगी। तो उसको आर वर्क को पे रेट से मल्टीप्लाई करके उसका ग्रॉस पे मालूम करेंगे। ठीक है, ग्रॉस पे मालूम करेंगे। ग्रॉस पे कैसे मालूम करेंगे, कितने घंटे काम किया है और उसका रेट क्या है पर आवर। तो बार ज़ाहिर है उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे ग्रॉस पे आ जाएगा। ग्रॉस पे आगे भेजेंगे।
यहाँ पर एक और प्रोग्राम चलेगा जिसको कहते हैं डिटरमिन डिडक्शंस। ये मालूम करें कि इसकी तनख्वाह से कौन कौन सी डिडक्शन होगी, ठीक है ना। और ये कई फाइल से रीडिंग करेगा। एक फाइल है पर्सनल डेटा जो बेसिकली एचआर से रिलेटेड उसका डेटा होगा। एक टैक्स टेबल, अगर उससे कोई टैक्स वगैरह कटना है तो उसका टैक्स टेबल से टैक्स रेट वगैरह आएगा। इसी तरह सोशल सिक्योरिटी या पेंशन वगैरह क्या और डेटा है तो वो सोशल सिक्योरिटी से आ जाएगा। बहरहाल इन सब से मुख्तलिफ डेटा आएगा और इन सब के बेस पे वो ये फैसला करेगा कि उससे कौन कौन सी डिडक्शन होनी है। उससे कोई कर्ज़ा लिया हुआ है उसकी डिडक्शन, उससे टैक्स लिए है उसकी डिडक्शन, उससे पेंशन की डिडक्शन होनी है, वो सारी डिडक्शन इधर हो जाएंगी। अब यहाँ पर आएगा तो डिडक्शन और ग्रॉस पे दोनों आएंगे, क्योंकि ग्रॉस पे ऑलरेडी यहाँ से आ रहा है और यहाँ से डिडक्शन भी साथ हो गई। यहाँ एक और प्रोग्राम चलेगा और वो करेगा कंप्यूट नेट पे। नेट पे वो कैसे कंप्यूट करेगा, ग्रॉस पे से डिडक्शन माइनस करेगा और नेट पे कंप्यूट कर लेगा और ये डेटा वो सेव भी करेगा। अच्छा, यहाँ पर आपने देखा फाइल से डेटा आ रहा है प्रोग्राम में, यहाँ पर भी आ रहा था, यहाँ भी आ रहा था, यहाँ पर भी फाइल से डेटा आ रहा था। यहाँ हमारे ये प्रोग्राम डेटा उधर ले जाके सेव कर रहा है किसी फाइल में। उस फाइल का नाम है पेमेंट एंड डिडक्शन, उसमें जाके डेटा सेव कर रहा है। पेमेंट और डिडक्शन का डेटा उधर जाके सेव कर रहा है। लेकिन बहरहाल इसने नेट पे कैलकुलेट कर ली है और डिटेल आगे इधर भेज दी है एक और प्रोग्राम को, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग चेक फॉर द एम्प्लॉइज़। तो यहाँ एम्प्लॉइज़ के लिए चेक बनाया जाता है और चेक से रिलेटेड डिटेल इधर भेज दी जाती है। भाई एम्प्लॉय का नाम क्या है, उसकी टेक होम सैलरी कितनी है, वो यहाँ वगैरह उसके पास आ जाती है। ये जो है ना फिर इधर डिस्पर्स अमाउंट का रिकॉर्ड इधर अकाउंटिंग रिकॉर्ड में मेंटेन कर लेता है, साथ ही चेक प्रिंट करके और एम्प्लॉय को चेक हवाले कर दिया जाता है। ये पूरा प्रोसीजर आपने गौर किया, हमने आपको बहुत सारी डिटेल नहीं बताई, बहुत सारी जगहों पर मैंने फार्मूले नहीं बताए, ठीक है ना, बहुत सारी डिटेल, टैक्स की डिटेल नहीं बताई और बहुत सारी डिटेल नहीं बताई, लेकिन इसके बावजूद आपको पूरा प्रोग्राम ऑलमोस्ट उसका 80-85% समझ आ गया, ठीक है। हालांकि प्रोग्रामिंग डिटेल के इसके एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में कैसे ट्रांसलेट करेंगे वो नहीं है इसमें और बहुत सारी डिटेल नहीं है, ठीक है ना। इसमें लॉ से रिलेटेड बहुत सारी डिटेल जो टैक्स के केस में अप्लाई होंगी वो नहीं है, बहुत कुछ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आप बहुत कुछ समझ गए हैं। यही कमाल होता है कि वो डिटेल इग्नोर करके हमने एक मॉडल बनाया और उस मॉडल से आप कितनी सारी बात बड़ी आसानी से समझ गए हैं। ये एक और मॉडल है और अगर आप इस मॉडल को, ये जो मॉडल हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, ये मॉडल और ये जो मॉडल है उस मॉडल को जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया वो कैपिटलिस्ट सिस्टम वाला मॉडल, उस मॉडल और इस मॉडल को मिल के पढ़ें तो आपको और भी बेहतर समझ आएगा। दिस एग्जाम्पल एक्सप्लेन द मनी क्रिएशन प्रोसेस इन सो कॉल्ड मॉडर्न वर्ल्ड। ये जो अपने आप को बड़ा फ़ख्र करते हैं ना मॉडर्न वर्ल्ड, अभी मैं आपको इस मॉडर्न वर्ल्ड के सिचुएशन बता देता हूँ। इसमें मनी क्रिएशन कैसे होती है। ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दी है ये एक फिल्म है और उस फिल्म का नाम है द मनी मास्टर्स। द मनी मास्टर्स एक मूवी है और अमेरिकन जज ने बनाई है, तो काफ़ी रिलायबल है, इट्स अ नॉन फिक्शन मूवी। और उस मूवी के में बेस इंफॉर्मेशन के बेस पे मैंने ये वीडियो ये स्लाइड आपके लिए बनाई है, लेकिन दुनिया के और ममालिक में भी यही आइडिया चलता है। आप इस सिस्टम को यहाँ से पढ़ना शुरू करें। गवर्नमेंट अपनी ट्रेजरी को, अपने इदारे ख़जाने को कहता है वी नीड $1 बिलियन, वी नीड $1 बिलियन। अब ट्रेजरी ये इन्फॉर्मेशन जो है पास ऑन करती है फेड को, कहती है वी नीड $1 बिलियन। फेड क्या है, फेडरल रिजर्व या फेड कह देते हैं, इट इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो बहरहाल ट्रेजरी ये इन्फॉर्मेशन उसको दे देती है, ठीक है, कि हमें $1 बिलियन चाहिए होंगे। साथ ही साथ ट्रेजरी एक डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का और उसको कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ प्रिंटिंग एंड एनग्रेविंग, पाकिस्तान में इसको प्रिंटिंग प्रेस कहते हैं। बहरहाल इस तरह का एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रिंटिंग एंड एनग्रेविंग। ट्रेजरी उसको कहती है कि इतनी तादाद में टी बिल प्रिंट कर लो। अब ये टी बिल क्या चीज़ है,
टी बिल बेसिकली ट्रेजरी बिल हैं और फाइनेंस के स्टूडेंट समझ रहे होंगे। टी बिल बेसिकली एक आप इस तरह प्राइस बॉन्ड की तरह का एक समझ लें, इस तरह की एक प्रिंटिंग होती है, लेकिन ये प्राइस बॉन्ड, इसमें प्राइस नहीं मिलता। बेसिकली टी बिल ये ट्रेजरी बिल होता है और ये किस्म के बॉन्ड होते हैं, ये बॉन्ड होते हैं, ठीक है ना। और बॉन्ड क्या होते हैं? ये कर्ज की दस्तावेज़ होती है। बॉन्ड क्या होते हैं? ये कर्ज की दस्तावेज़ होती है, ठीक है। तो ये उसको कहते हैं कि टी बिल प्रिंट करके मुझे दे दो। अब टी बिल पे की मदद से गवर्नमेंट कर्जा लेती है। किस तरह कर्जा लेती है? ये आपको आपके फाइनेंस के टीचर ने बताया होगा कि अगर एक टी बिल है और उस पर लिखा हुआ है $100, ठीक है, तो इस तरह होता है कि गवर्नमेंट जो है बैंक को कहती है या आवाम को कहती है कि ये एक मेरे पास एक टी बिल है $100 का, आप इसके ऊपर लिखा हुआ है $100, आप अभी इसको हमसे ख़रीद लें, बिलफर्ज $95 था, उस 100 से ज़रा कम में बेचते हैं, आप हमसे अभी 95 का ख़रीद लें, या डिस्काउंट पे बेचा जाता है, कम कीमत पे बेचा जाता है, ऊपर उसका लिखा हुआ $100, लेकिन उसको कह रहे हैं अभी 95 का ख़रीद लें, 6 महीने बाद आ जाए, हम आपसे गवर्नमेंट इसकी एश्योरिटी देती है, हम आपसे $100 में वापस ख़रीद लेंगे, या $5 आपका सूद हो जाएगा। इस तरीके से गवर्नमेंट सूदी कर्जे लेती है टी बिल की मदद से। बहरहाल ट्रेजरी वो इन्फॉर्मेशन 2 जगह पास करती है। जब गवर्नमेंट इसको कह देती है वी नीड $1 बिलियन, तो ये वो एक तो सेंट्रल बैंक को कह देती है वी नीड $1 बिलियन प्रिंट कर दो। साथ ही साथ ट्रेजरी जो है डिपार्टमेंट ऑफ प्रिंटिंग एंड एनग्रेविंग को कहते हैं प्रिंट सो मेनी टी बिल्स, इतने टी बिल प्रिंट कर दो। अब ये डिपार्टमेंट क्या करता है? ये टी बिल प्रिंट करके, और ये मैंने टी बी लिखा हुआ है, ये टी बिल के लिए है। वैसे आप ये भी समझ सकते हैं कि ये टीबी मर्ज़ है जो गवर्नमेंट को लगा हुआ है, बाहर टीबी से ज़्यादा बुरा मर्ज़ है। ये टीबी ट्रेजरी बिल प्रिंट करके ट्रेजरी को दे देती है, ठीक है। दूसरी तरफ जब फेड को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो उसी डिपार्टमेंट ऑफ प्रिंटिंग एंड एनग्रेविंग को कहता है प्रिंट $1 बिलियन, और फिर क्या करता है? ये डॉलर प्रिंट करके इसको दे देता, ठीक है। और फिर ये वो कहानी होती है जो, और अलबत्ता ये उसको मामूली कीमत उसको दे देती है कि भाई चूँकि आपने मेरे लिए प्रिंटिंग की है तो ये प्रिंटिंग की कीमत है, ठीक है, ये हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर वो काम होता है, ये जो 2 लाइनें आपको नज़र आती है कि जी ये टी बिल है अभी $100 का है, आप हमसे अभी जो है 95 का ख़रीद लें, $95 का ख़रीद लें, 6 महीने बाद ले आए, मैं आपसे वापस $100 में ख़रीदूँगा। ट्रेजरी इसको ये ज़मानत दे देती है, ठीक है ना। और इस तरीक़ा कार पर टी बिल इसके पास आ जाते हैं और डॉलर इसके पास आ जाते हैं। ये वो तरीक़ा कार है कि जिसकी मदद से गवर्नमेंट सूदी कर्जे लेती है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें मैं आपको ये बात बताऊं कि मैं ये सिस्टम एक दफ़ा अपने घर में मैं अपनी वाइफ को समझा रहा था, तो जब मैं उसको समझा रहा था तो उसने कहा गवर्नमेंट इतना लंबा काम क्यों करती है? जब गवर्नमेंट उसी इदारे ने प्रिंट करना है और गवर्नमेंट का इदारा ही है, तो आप ये सारा करते क्यों है? ये टी बिल छापते क्यों है? सीधा किसी से डॉलर क्यों नहीं छापते? तो मैंने कहा मैं क्या कहूँ कि हमारे इकोनॉमिस्ट की अकल इतनी भी नहीं है जितनी वो घर बैठी औरत की है। बिल्कुल ये सही बात है, टी बिल छापने ही नहीं चाहिए, सीधे सीधे डॉलर छापें और गवर्नमेंट ख़ुद कहे कि मैं अपना पहला मालिक मैं खुद हूँ, ठीक है ना। इस बैंक का तो कोई रोल नहीं होना चाहिए बीच में। लेकिन ये जो है ना ये वो क्या कहते हैं, ये पूरी दुनिया के लेवल का वो माफिया है कि जिसने बदमाशी बनाई हुई है दुनिया के हर मुल्क के। भारत, आपके लिए मैंने इधर एक क्वेश्चन छोड़ दिया, थिंक अबाउट इट। हु शुड बी द फर्स्ट ओनर ऑफ मनी और क्रेडिट क्रिएटेड जस्ट नाउ? जैसे यहाँ मनी क्रिएट हो गया ना, तो यहाँ तो सेंट्रल बैंक उसका मालिक हो जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि पहला मालिक कौन होना चाहिए और क्यों होना चाहिए, इस बात को सोचें, ठीक है ना। इस सिलसिले में एक दिलचस्प बात जो है ना जॉर्ज एल्वा एडिसन की भी है, जो बड़ा मशहूर साइंटिस्ट है। उसने आपको पता है बिजली का बल्ब भी ईजाद किया था, कई एक और 1000 से ज़्यादा तो ईजादात हैं उसकी।
एडिसन को जब बैंक शुरू में इस प्रोसेस पे लोग बड़ा एतराज़ करते थे, तो बैंक कहते थे कि गवर्नमेंट को टी बिल छापने चाहिए, उनको डॉलर नहीं छापने चाहिए। ये बात जब जॉर्ज एल्वा एडिसन को किसी ने कही, तो उसने कहा कि गवर्नमेंट अगर टी बिल छाप सकती है तो वो डॉलर भी छाप सकती है। ये टी बिल भी वादा है और डॉलर भी वादा है, दोनों ही वादे हैं। मगर इसका क्या करें कि एक वादा जो है आवाम की मदद करता है। कौन सा वादा? अगर गवर्नमेंट ख़ुद जो है डॉलर छापना शुरू करे। और दूसरा वादा टी बिल वाला, ये वादा सूदखोर को मोटा करता है। इसलिए सूदखोर ये बैंकिंग सिस्टम टी बिल के हक़ में है। ये कहानी है सारी, ठीक है ना। और मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमने जॉर्ज एल्वा एडिसन की बहुत सारी बातें महफूज की, लेकिन उसकी इस बात को सही तौर पे अपनी नस्लों को नहीं पढ़ाया। चले जी, हम आगे बढ़ते हैं। बाकी इस सिस्टम को कितना आप सोचते हैं, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। अच्छा जी, लेकिन एक बात अलबत्ता आपको सोचना चाहिए कि जब बैंक फॉर इनकम इंस्टीट्यूशन है, वो अपने लिए मुफ्त में नोट छाप सकता है, तो हम घर में बैठ के क्यों नोट नहीं छाप सकते? और गवर्नमेंट ने किसी का क्या बिगाड़ा है? ठीक है ना, ये बात आपको सोचनी चाहिए। बैंकिंग इंस्टीट्यूशन फॉर इनकम है, फॉर इनकम इंस्टीट्यूशन है। मैं भी तो फॉर इनकम हूँ। आखिर मैं पूरे महीने आके यूनिवर्सिटी में क्यों ख़ुद को ख्वार करूँ? आप लोगों के वालिदैन भी तो फॉर इनकम है, पूरे महीने जाके ख़ुद को क्यों ख्वार करते हैं? उसके बाद थोड़े से पैसे मिलते हैं, ऐसा क्यों होना चाहिए? तो ये वो चीज़ है जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन जुल्म कर रहे हैं। बहरहाल मेरा मकसद था कि आपको एक्चुअल सिचुएशन बता दूं, और आपसे ये बात छुपाई जा रही है। बहुत सारे उलमा को जब ये बात पता भी चल जाती है, वो आपसे छुपाते हैं। और इस छुपाने को हम क्या कहते हैं? इस छुपाने को हम कहते हैं वी फूल यू। हम आपको एक तरफ से कहते हैं हलाल खाओ, हराम से दूर रहो, और दूसरी तरफ हमारे सामने इतना बड़ा हराम का काम हो रहा है और हम उसको बुरा नहीं कहते। ठीक है ना। तो मैं तो अपनी ज़िम्मेदारी एज ए टीचर, मैंने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर ली है, ठीक है, और आपको सच्ची बात बता दी है। आगे बढ़ते हैं। ये एक और मॉडल है। अब आप कहेंगे कि ये तो कार्टून है, और मॉडल एक कार्टून के फॉर्म में भी हो सकता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये बैंकिंग सिस्टम और एक बहुत बड़ा टेप है, एक बहुत बड़ा नलका है जिसमें बहुत बड़े मिकदार में पानी आ रहा है, एक तबाही मिकदार में पानी आ रहा है। बेसिकली कार्टूनिस्ट है, वो उसमें बता रहा है कि ये डेट्स हैं और ये टैक्सेस हैं जो आवाम पे लगाए जा रहे हैं। ठीक है ना, तरह तरह के टैक्सेस हैं, ये इंटरेस्ट चार्जेस हैं जो आवाम पे लग रहे हैं। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है? इससे की वजह से हर जगह पर जो है ना गुर्बत आ गई है और महंगाई आ गई है। अब इसका गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं? दे आर क्रिएटिंग जॉब को, यानी इन बहुत सारे बेरोज़गार लोगों में वो कुछ लोगों को उठा के कोशिश कर रहे हैं कि उनको रोज़गार दे दें। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद बहुत बड़ी मकदार में वो बेरोज़गार लोग हैं इनके पास मौजूद हैं, और वो उसका मसला पूरा हल नहीं कर पा रहे। इधर एक बंदा बैठा हुआ है और वो आपको सलूशन दे रहे हैं, यू वुड डू बेटर टू कम एंड हेल्प मी टू क्लोज दिस टेप। उसको कोई नहीं सुन रहा। वो कह रहे मैं इसको ही बंद कर देता हूँ, इस बैंकिंग सिस्टम के सारा गंद ही ख़त्म कर देता हूँ। ये बात है डियर स्टूडेंट जो मैं आपको कह रहा हूँ, ये आप समझिए ये मैं हूँ, ये आपका टीचर उबैदुल्ला है। और जब वो ये आवाज़ देता है तो दूसरा क्या कहता है? वी डोंट हैव टाइम टू लिसन टू यू, वी आर टू बिजी। ठीक है ना। तो अहमकों की तरह लगे हुए हैं, ख़ुद को भी थका रहे हैं, लोगों को भी थका रहे हैं, लेकिन मसला हल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। हमारे पास मॉडल के कई टाइप्स होते हैं, ग्राफिकल मॉडल, मैथमेटिकल मॉडल, नैरेटिव मॉडल एंड फिजिकल मॉडल। 4 किस्म के टाइप होते हैं। ग्राफिकल मॉडल अभी तक जो हम देख रहे थे, दे वर ऑल ग्राफिकल मॉडल। दीज मॉडल यूज सिंबल्स लाइक आइकॉन्स, बॉक्सेस, लाइन्स एक्सेट्रा टू रिप्रेजेंट रियल वर्ल्ड एलिमेंट एंड द रिलेशनशिप अमंग देम। जैसे ये एक ग्राफिकल मॉडल है, ये एक ग्राफिकल मॉडल है। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अ डेटा फ्लो डायग्राम इज अ ग्राफिकल मॉडल, और वन सच डायग्राम इज ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउ। कौन सा वाला? ये वाला। एक मिनट, ये वाला अभी थोड़ी देर पहले डेटा फ्लो डायग्राम मैं आपके सामने डिस्कस कर चुका हूँ।
तो ये एक मॉडल है डेटा फ्लो डायग्राम का। इस तरह और बहुत सारे मॉडल आपके सामने डिस्कस किए गए। इसी तरह मैथमेटिकल मॉडल है। हेयर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप इज यूज्ड टू एक्सप्लेन अ रियलिटी। अब यहाँ पर जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जैसे एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, एरिया एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, पाई आर स्क्वायर एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, और इक्वल टू वो रिलेशनशिप है एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ये वो सारी चीज़ें कि जो आपको रिलेशनशिप और मुख्तलिफ एलिमेंट, मतलब सर्कल का रेडियस ये वाला और उसका सर्कल का एरिया और उनका आपस में रिलेशनशिप, मतलब रेडियस का स्क्वायर ले लो, उसको पाई से मल्टीप्लाई कर लो, यू विल गेट द एरिया ऑफ द सर्कल, ठीक है ना। तो ये चीज़ जो है मैथमेटिक्स में मुख्तलिफ वेरिएबल का आपस में रिलेशनशिप, ये मैथमेटिकल मॉडल्स में ये चीज़ सामने आती है। हमारे पास बहुत सारे मैथमेटिकल मॉडल्स होते हैं, उनमें से एक दो के मैंने नाम लिखे हुए हैं, जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन मॉडल्स हैं। और ट्रांसपोर्टेशन मॉडल की मैं बिलफर्ज अगर आपको डिटेल एग्जांपल दूं तो आप सपोज़ करें पाकिस्तान में PSO कंपनी को, आप पाकिस्तान स्टेट ऑयल कंपनी को आप जहन में लेकर आएँ। इस कंपनी के आप सपोज़ करें मुल्क में 200 गोदाम है मुख्तलिफ़ जगहों पर, जहाँ पर उनका बहुत बड़ी मकदार में जो भी वो लोगों पर बेचते हैं, लेकिन वो बड़ी मकदार में पहले गोदाम में स्टोर है। 200 गोदाम है इनके पूरे मुल्क में, और इनके 6000 से ज़्यादा आप सपोज़ करें कि मुल्क में PSO के पंप्स हैं, पेट्रोल पंप या गैस स्टेशन है। अब इन 200 गोदाम, इनको हम कहेंगे सोर्स, जहाँ से चीज़ उठाकर पहुँचानी है पेट्रोल पंप पे, जिसको हम कहेंगे डेस्टिनेशन। सोर्स गोदामों को हम सोर्स कहेंगे और पेट्रोल पंप्स को हम डेस्टिनेशन कहेंगे। गोदामों से सोर्स से डेस्टिनेशन पे चीज़ पहुँचानी है। ट्रांसपोर्टेशन मॉडल इसको कहते हैं कि कौन से गोदाम से, कौन से सोर्स से, कौन से पेट्रोल पंप यानी कौन से डेस्टिनेशन पर, कौन से सोर्स से कौन से डेस्टिनेशन पर कितनी मकदार में कौन सी चीज़ ले जाएं, ताकि ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट कम से कम आ जाए, ठीक है। इस तरह प्रॉब्लम, ये काफ़ी कम्प्लेक्स प्रॉब्लम होगा और इसको कंप्यूटर की मदद से सॉल्व करेंगे। बहरहाल इसको हम ट्रांसपोर्टेशन मॉडल कहते हैं। फिर हमारे पास नरेटिव मॉडल होते हैं जो बेसिकली टेक्स्ट के फॉर्म में होते हैं, डिस्क्राइबिंग रियल लाइफ एलिमेंट एंड देयर रिलेशनशिप इन द फॉर्म ऑफ अ टेक्स्ट विदाउट यूजिंग इलस्ट्रेशन। इसमें कोई इलस्ट्रेशन इस्तेमाल नहीं की जाती, इस तरह के पिक्चर विक्चर कुछ नहीं होते, सिंपल टेक्स्ट होता है। जैसे इस यहाँ पर आपके पास ये टेक्स्ट है, जैसे आपने पढ़ा है केमिस्ट्री में द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, या आपने फिजिक्स में पढ़ा है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। दे आर नैरेटिव मॉडल्स, वो नरेशन होती है, वो टेक्स्ट के फॉर्म में होते हैं। फिर आपने 3D मॉडल्स देखे हैं, फिजिकल मॉडल, 3D मॉडल। बिल्कुल आपने एक बड़ा प्लाजा बनना है और अभी आपके आर्किटेक्ट साहब के ऑफिस में मेज़ पर उसका एक छोटा सा मॉडल बना हुआ है, मेज़ पर पड़ा हुआ है। 3D मॉडल आपने इस तरह देखा होगा। ये मॉडल जो हैं ये फिजिकल मॉडल होते हैं। These 3 models are used to explain a real life situation. For example, a proposed 3D model created by an architect for a large building to be constructed later. तो वो बिल्डिंग तो बाद में बनानी है, लेकिन उसका मॉडल उसने अभी से बना दिया है कि लोगों को बता सके कि इस ये मॉडल, ये पूरा बिल्डिंग कैसे होगी, किस तरफ कार पार्किंग होगी, चमन किस तरफ होगा, खुली जगह किस तरफ होगी, और ये बिल्डिंग किस तरह लुक देगी। तो सारा 3D मॉडल उसने उसका बना दिया है। ओके, ऑर्गेनाइजेशंस मैंने आपको बताया कि ये खुद जो है सिस्टम्स हैं और इनको भी हम मॉडल करते हैं, और इन ऑर्गेनाइजेशंस के हवाले से हम बहुत सारे मॉडल इस्तेमाल करते हैं। बिलफर्ज मैनेजर के कौन से फंक्शन हैं, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपको पता है मैनेजमेंट एक ज़रूरी काम होता है। तो मैनेजर कौन से क्या इनपुट होते हैं, क्या प्रोसेसिंग होती है, क्या आउटपुट होता है। आपको पता है मैनेजमेंट ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स, फिजिकल रिसोर्स, इंफॉर्मेशन रिसोर्स को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये इनपुट्स होते हैं। मैनेजर इन्हीं रिसोर्सेज की प्लानिंग करता है, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग इन्हीं 4 रिसोर्सेज पे काम करता है। आउटपुट उसका ये होता है कि टू अटेन एफिशिएंसी टू इफ़ेक्टिवनेस, ठीक है ना। एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस को वो अचीव करना मुख्तलिफ़ कामों में, ये मैनेजमेंट प्रोसेस है। और यहाँ पर जो है ना ये एक मॉडल है जो मैनेजमेंट प्रोसेस को आपको एक्सप्लेन कर रहा है।
ये एक और मॉडल है जो आपको बता रहा होता है हाउ अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर स्पेंड अ टिपिकल डे। और लेकिन ये मॉडल क्या है, बेसिकली ये एक पाई चार्ट है, और ये पाई चार्ट बता रहा होता है कि मैनेजर कौन से एरिया में ज़्यादा वक्त लेता है, कौन से एरिया, यानी उसके दिन का ज़्यादा हिस्सा किस काम में लगता है। शेड्यूल्ड मीटिंग 59%, डिस्क पे वो काम करता है 22%, ठीक है, अनशेड्यूल्ड मीटिंग 10%, टेलीफोन पे 6%, ठीक है। अगर आप गौर करें इसमें ज़्यादातर काम कम्युनिकेशन का है। इतना सीनियर ऑफिसर, जितना सीनियर ऑफिसर होगा उसका कम्युनिकेशन का काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, हम ये बताना चाहते हैं, ठीक है ना। लेकिन इस डायग्राम की मदद से हम बता सकते हैं कि वो कितनी ज़्यादा मकदार में वो ये कम्युनिकेशन का काम करता है, और उनमें ये सलाहियतें, अब अगर आप टॉप मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं तो आपको इन सलाहियतों को अहमियत देनी चाहिए, और इन सलाहियतों के ज़रूरी सलाहियतें आपको डेवलप करनी चाहिए अपने अंदर। ऑर्गेनाइजेशन एंड एनवायरनमेंट, ऑर्गेनाइजेशन का अपने एनवायरनमेंट से क्या ताल्लुक़ है, ये डायग्राम आपको शो कर रहा हूँ। इसमें ये जो पोर्शन है ये ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल कंपोनेंट को शो कर रहा है। ये देखें, ये हमने बताया ये इंटरनल कंपोनेंट है। इसके बाहर ये वाला हो या ये वाला हो, सारा एक्सटर्नल है। अलबत्ता इसमें ये जो करीब वाला है ये टास्क एनवायरनमेंट है, और ज़्यादा दूर वाला है ये जनरल एनवायरनमेंट है। इन दोनों को मिलकर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के जो कंपोनेंट है, जैसे ओनर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, फिजिकल एनवायरनमेंट है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, ऑर्गेनाइजेशन का अपना कल्चर है, ये इंटरनल एनवायरनमेंट की चीज़ें हैं। और ज़ाहिर है यहाँ ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्री भी मौजूद है। इस बाउंड्री के बाहर जो कंपोनेंट है, जैसे कंपटीटर्स हैं, ठीक है ना, आपके कंपटीटर वो आपके इंटरनल एनवायरनमेंट, आपके कस्टमर ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, आपके सप्लायर ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वगैरह वगैरह, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। और ओवरऑल आपका जो जनरल टास्क एनवायरनमेंट है, जैसे सोशो कल्चरल डायमेंशन है, इकनॉमिक डायमेंशन है। इकनॉमिक डायमेंशन जैसे टैक्स रेट बढ़ जाए या बिलफर्ज इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए, उसका इफेक्ट इधर आएगा। टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन, आप जिस एरिया में काम कर रहे हैं उस एरिया में एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है, ठीक है, बिलफर्ज आपकी कंपनी जो है वर्ड प्रोसेसर डिज़ाइन करती है, ठीक है ना, आपकी कंपनी जैसे MS वर्ड किस्म के प्रोग्राम डिज़ाइन करती है, और एक नई टेक्नोलॉजी इसमें आ गई है, उसमें बड़े बेहतरीन वर्ड प्रोसेसर आ गए हैं, तो पुराने वर्ड प्रोसेसर बेकार होंगे, नई टेक्नोलॉजी आ गई है, ठीक है ना, तो वो आपको बहुत इफ़ेक्ट करेगा। इंटरनेशनल डायमेंशन है वो आपको इफ़ेक्ट करेगा, इंटरनेशनल फोर्सेस हैं, ठीक है ना। पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट, जैसे अभी आप पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट आप देख रहे हैं और उसका ऑर्गेनाइजेशन पे, और इसी तरह सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट है उसका भी ऑर्गेनाइजेशन पे असर होता है। इसी तरह आप सबके देख, जैसे रेगुलेटर है वो जो हमारे रेगुलेट करते हैं। अब जैसे अब अगर ये कोई बिज़नेस इंस्टीट्यूशन है, ये बिज़नेस स्कूल है, ये कोई बिज़नेस स्कूल है, जैसे सिकॉज यूनिवर्सिटी का बिज़नेस स्कूल है, तो रेगुलेटर हमारा HEC है या NBEAC है, NBEAC जिसको हम कहते हैं। या अगर ये कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है तो पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल इसका रेगुलेटर है। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक पार्टनर हो सकते हैं आपके मीडिया में, कुछ लोग अखबारात या कुछ टेलीविज़न वालों के साथ ताल्लुकात हैं और वो आपके स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं और वो आपके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, तो ये भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में मॉडल्स इस्तेमाल होते हैं। लीडरशिप ग्रिड है, और दिस लीडरशिप ग्रिड जो इधर बताया गया है, इट इज़ अ मेथड ऑफ इवेल्युएटिंग लीडरशिप स्टाइल। द ग्रिड इज यूज्ड टू ट्रेन मैनेजर सो दैट दे कैन साइमल्टेनियसली मोर कंसर्न फॉर पीपल एंड प्रोडक्शन। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि बंदा सिर्फ लोगों के लिए कंसर्न शो कर रहा है लेकिन प्रोडक्शन के लिए कंसर्न नहीं है, ठीक है। देखिए ये भी हो सकता है कि एक मैनेजर जो है प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा कंसर्न है लेकिन लोगों के लिए कम कंसर्न है। ये 0 का मतलब ये है कि कम कंसर्न है, 9 का मतलब है ज़्यादा कंसर्न है। प्रोडक्शन का लिए 0 कंसर्न का मतलब लो है और 9 का मतलब हाई है। अब अगर आप 1 लेवल पर हैं तो इसका क्या मतलब है, इट इज़ एम्पावरिश मैनेजमेंट, ठीक है। ये किस तरह की मैनेजमेंट है कि उसको ना प्रोडक्शन की परवाह है ना इंसानों की परवाह है, ठीक है ना, बिल्कुल बेपरवाह, एम्पावरिश मैनेजमेंट है।
अच्छा, अगर आपके प्रोडक्शन का तो हाईली कंसर्न है, 9(1) पे प्रोडक्शन का तो बहुत ज़्यादा फिक्र है, लेकिन इंसानों की फिक्र नहीं है, तो ये अथॉरिटेटिव मैनेजमेंट है, अथॉरिटी कंप्लायंस है। आप हुक्म चलाते हैं और अगले को एक्सपेक्ट करते हैं को बात मानेगा, बस ख़त्म, ठीक है ना। तो ये इस तरह की मैनेजमेंट है। 5-5 मैनेजमेंट का क्या मतलब है कि तकरीबन औसत किस्म की आपके कंसर्न है प्रोडक्शन, और इसी तरह औसत किस्म की कंसर्न है लोकल के मुतालिक, इसको मिडल ऑफ द रोड मैनेजमेंट कहते हैं। फिर 1-9 का क्या मतलब है कि लोगों की तो बहुत फिक्र है लेकिन कंपनी की फिक्र नहीं है, प्रोडक्शन की फिक्र नहीं है। ये कंट्री क्लब मैनेजमेंट है कि बाहर कोई छुट्टी करना चाहे छुट्टी करे, जो कुछ करे करे, कंट्री क्लब है, मज़े ही मज़े हैं, प्रोडक्शन ख़राब हो गई, कंपनी ख़राब हो गई, परवाही नहीं है, ये तो तबाही है। 9-9 क्या है, ये टीम मैनेजमेंट है कि आपको प्रोडक्शन की भी फिक्र है लेकिन आपको लोगों का भी कंसर्न है। दिस इज़ 9-9 टीम मैनेजमेंट, ठीक है। तो आइडेंटिफाई योर ओन लाइफ लीडरशिप स्टाइल, कि आपका स्टाइल कौन सा है, आप इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इन योर ओपिनियन विच स्टाइल इज़ मोर इफेक्टिव, ये इंशाल्लाह फिर क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, ये जो मॉडल्स मैंने बताए हैं ये सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन में ओवरऑल मैनेजमेंट में काम नहीं आते। जैसे ये एक मैं मॉडल बता रहा हूँ, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ये अगर आपकी कंपनी अपना CBIS कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम बना रही है तो उनको इस सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की ज़रूरत होगी। उनको CBIS के लिए सबसे पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी, फिर उसको एनालिसिस, फिर डिज़ाइन, फिर इम्प्लीमेंटेशन और बाद में उसकी मेंटेनेंस। आप इस सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल से इस तरह गुजरेंगे। पहले आप प्लानिंग करेंगे, ऑब्टेन अप्रूवल फ्रॉम द प्रोजेक्ट, ये जो CBIS नया MIS बना रहे हैं तो उसकी अप्रूवल लेंगे, प्रोजेक्ट को इनिशिएट करेंगे, उसकी फिजिबिलिटी लेंगे, ठीक है, प्लान करेंगे, शेड्यूलिंग करेंगे, तो ये प्लानिंग का काम है। फिर एनालिसिस, अंडरस्टैंड बिजनेस नीड एंड प्रोसेसिंग नीड्स, ठीक है, बिजनेस की क्या ज़रूरत है और क्या क्या प्रोसेसिंग नीड्स हैं और क्या क्या प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, उसकी नीड आप एनालिसिस करेंगे। डिज़ाइन, डिफाइन सोल्यूशन सिस्टम बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट एंड एनालिसिस, यानी यहाँ पर आपने जो रिक्वायरमेंट एनालिसिस किया उसके बेस पे आप सिस्टम डिज़ाइन करते हैं, ठीक है ना, वो DFDs और इस तरह की चीज़ें बनाते हैं। बाद में उसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, कंस्ट्रक्ट, तो सिस्टम को कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसकी कोडिंग करते हैं, फिर उसको कोडिंग को टेस्ट करते हैं, लोगों यूज़र को ट्रेन करते हैं, एंड यू इंस्टॉल द न्यू सिस्टम। और जब सिस्टम इंस्टॉल हो जाए तो ये मेंटेनेंस क्या होती है, यानी यू कीप द सिस्टम हेल्थी एंड इम्प्रूव इट, ठीक है। तो ये आपका सिस्टम इस प्रोसेस से गुजरता है, और ये भी एक मॉडल ही है। CBIS के डेवलपमेंट के लिए ये भी एक मॉडल है। मॉडल आप देख रहे हैं कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। ये एक और मॉडल है, एक सिंपल सा फ्लो चार्ट बनाते हैं। हमारे कंप्यूटर प्रोग्रामर इस तरह के बहुत सारे फ्लो चार्ट बनाते हैं जब वो हमारे लिए कंप्यूटर प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। प्रोग्रामर यूज सच फ्लो चार्ट टू डिज़ाइन, टू अंडरस्टैंड, टू कम्युनिकेट एंड टू इम्प्रूव वेरियस प्रोसीजर एंड प्रोसेसेस बिफोर कोडिंग। ये 2 वे से लिखा गया है, ठीक है ना, वेरियस प्रोसीजर एंड प्रोसेसेस बिफोर कोडिंग, ये 2 गलती से आ गया है। दैट इज़ ट्रांसलेटिंग देम इनटू अ कंप्यूटर प्रोग्राम। यहाँ जो मैंने लिखा है, मैंने इस तरह का प्रोग्राम आपके लिए लिखा है कि ये कंप्यूटर में तो इम्प्लीमेंट नहीं करना, लेकिन आपको एक बात समझानी है इसकी मदद से। सबसे पहले आपने नोट किया, प्रॉब्लम नोट किया, वो ये कि लैम्प डजंट वर्क, लैम्प काम नहीं कर रहा। ओके, तो आप अगले स्टेप पे आते हैं और आप चेक करते हैं लैम्प इज़ प्लग्ड इन, मतलब इसका स्विच ऑन है कि ऑन नहीं है। अगर प्लग इन है, येस है, तो आप इधर आएंगे, नहीं है तो प्लग इन लैम्प, मतलब वही प्रॉब्लम है, लैम्प को प्लग इन करना है। ओके, अगर आप येस करते हैं, प्लग इन है, फिर भी काम नहीं कर रहा, तो फिर क्या है, चेक करें बल्ब जो इसका बर्न आउट तो नहीं है। येस है तो रिप्लेस बल्ब, नो है तो इसके बाद इसका मतलब है कि अब लैम्प को बल्ब नहीं, पूरे लैम्प को रिपेयर की ज़रूरत है। तो इस तरीके से आप इस तरह का सिस्टम आप डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम कंप्यूटर प्रोग्राम भी डिज़ाइन करते हैं। इसी तरह के प्रोग्राम से मैंने आपको एक लैम्प के हवाले से ही बता दिया, लेकिन इंशाल्लाह आपको इससे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की भी बहुत कुछ समझ आ जाएगी।
और फिर हमारे पास स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मॉडल भी होता है, या जिसको आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस कहते हैं। अ प्रोसेस यूज्ड टू कीप बिजनेस सॉल्वेंट इन शॉर्ट टर्म एंड टू अवॉइड सरप्राइजेज इन लॉन्ग टर्म। होता क्या है, आप कंपनी का विजन और मिशन डेवलप करते हैं, और उस मिशन और विजन के बेस पे आप साथ ही साथ आप क्या करते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का ऑडिट करते हैं और कंपनी के इंटरनल एनवायरनमेंट का भी ऑडिट करते हैं। यानी आप जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं तो आप अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स को ऑब्जर्व कर लेते हैं। हमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है, कौन सी थ्रेट्स हैं जिससे हमें अपने आप को बचाना है। इंटरनल जब आप अपनी एनालिसिस कहते हैं तो आप अपनी स्ट्रेंथ्स देखते हैं, वीकनेसेस देखते हैं। हमारी कौन सी स्ट्रेंथ है जिनकी मदद से हम उन थ्रेट से को अवॉइड कर सकते हैं, हमारी कौन सी स्ट्रेंथ है जिनकी वजह से अपॉर्चुनिटी से हम बेहतर फ़ायदा उठा सकते हैं, और हमारी कौन सी स्ट्रेंथ है जिनकी वजह से हम अपनी वीकनेसेस को ओवरकम कर सकते हैं, जो हमारी वीकनेस है, कमज़ोरियाँ। ये स्वॉट एनालिसिस या सारा कुछ करके और इन सब कुछ के बाद पे आप अपनी लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। यू जनरेट, इवेल्युएट एंड सेलेक्ट स्ट्रेटजीज। उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए आप स्ट्रेटजीज बनाते हैं, आप स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट करते हैं, और उसके दौरान मैनेजमेंट के इश्यूज आते हैं। और जब आप स्ट्रेटजीज इम्प्लीमेंट करते हैं तो पहले तो मैनेजमेंट के इश्यूज रहते हैं, फिर हर डिपार्टमेंट के, मार्केटिंग के, फाइनेंस के, R&D के, MIS वालों के अपने इश्यूज आते हैं। आप उन सब को देखते हैं और फिर देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं। यू मेजर, यू एवेल्युएट परफॉर्मेंस, और जो भी प्रॉब्लम आते हैं वो फीडबैक वापस आता है, ठीक है, जहाँ तक ज़रूरी हो, ठीक है ना, उस लेवल पे वो फीडबैक आता है। बाहर यहाँ से इधर तक ये जो पोर्शन है वो स्ट्रेटजी फार्मूलेशन है, फिर ये दो जो है स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन है, और आखिरी वाला स्ट्रेटजी इवैल्यूएशन है। यह स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस है। इसमें याद रखें जो MIS का जो हेड होगा वो इसमें कहीं ना कहीं बैठा होगा इन मीटिंग में भी, और आखिर में MIS डिपार्टमेंट में कंपनी के स्ट्रेटजीज़ को इम्प्लीमेंट भी करेगा। ये एक और मॉडल है और वो बता रहा है पोर्टर 5 फोर्सेस इंडस्ट्री लेवल एनालिसिस। पोर्टर साइंटिस्ट का नाम है, और उसने इंडस्ट्री को वो एनालिसिस करके कहा था कि किसी भी इंडस्ट्री पे हर वक्त 5 फोर्सेस होती हैं, ठीक है। एक है राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग कंपनी। हमारी जो उस इंडस्ट्री में जो अपनी कंपनियां होती हैं उन पे राइवलरी, उनमें एक दूसरे के साथ कंपटीशन होता है। बिलफर्ज आप सिकॉज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, आपके आसपास कई एक और यूनिवर्सिटियाँ जो पेशावर में हैं। अब उनके दरमियान राइवलरी क्यों है? इसलिए कि वो एक दूसरे के कंपटीटर होते हैं और वो एक मार्केट में ऑपरेट करते हैं। एक भी कोशिश करते हैं कि पेशावर में स्टूडेंट हमारी तरफ आ जाए, दूसरी कहते हैं हमारी तरफ से, इससे राइवलरी बनती है, ठीक है। ये राइवलरी ऑफ एग्जिस्टिंग कंपटीटर, उसमें आप ये जगह पढ़ेंगे और इनकी डिटेल इंटरनेट पे समझेंगे तो आप इस जगह को समझ लेंगे। दूसरा है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। थ्रेट ऑफ ए न्यू एंट्रेंट के नया कोई बंदा आके अब एजुकेशन इंडस्ट्री में या हमारी जो भी इंडस्ट्री हो उसमें आ जाए, नया एंट्रेंट आ जाए, तो उसके लिए आप ये चीज़ें स्टडी करेंगे और आप समझेंगे कि भाई वो कौन से थ्रेट्स हैं। और कहीं हमारी इंडस्ट्री ऐसी तो नहीं है कि उसमें हर कोई किसी वक्त भी आसानी से आ सकता है, ठीक है ना। इसी तरह है बारगेनिंग। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस ये एक ख़तरनाक फोर्स है जो इंडस्ट्री पे हर वक्त मौजूद होती है। एक है बारगेनिंग पावर ऑफ बायर्स। बायर की बारगेनिंग पावर बहुत ज़्यादा है कि कम है? अगर बायर बहुत बड़े हैं और बड़े मजबूत हैं तो फिर उनकी बारगेनिंग पावर ज़्यादा होगी। लेकिन अगर बायर छोटे छोटे हैं और बहुत सारे हैं तो उनकी बारगेनिंग पावर कम हो जाएगी। इसी तरह बारगेनिंग पावर सप्लायर, ये एक अलग फोर्स है जो किसी भी इंडस्ट्री पर असरअंदाज होती है। अब अगर सप्लायर एक है और बहुत बड़ा है और सबको वो सप्लाई कर रहा है, उसके नखरे देखने के होंगे और उसकी बारगेनिंग पावर बहुत ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर सप्लायर बहुत सारे हैं और छोटे छोटे हैं तो उनकी बारगेनिंग पावर बहुत कम हो जाएगी। थ्रेट्स ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, कि हमारा कोई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स हैं कि लोग हमारे प्रोडक्ट छोड़ के उन प्रोडक्ट की तरफ चले जाएं, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की तरफ। बिलफर्ज चाय को छोड़ के कॉफ़ी पर या कोई और चीज़ों पर चले जाएं तो इसका भी, अगर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बहुत हैं तो हमारी जो है ना इंडस्ट्री में लेवल हमारा बड़ा कमज़ोर हो जाएगा।
तो बहरहाल ये पोर्टर 5 फोर्स एनालिसिस है, ये एक मॉडल है जो आपको पूरी इंडस्ट्री को एनालाइज करने में हेल्प करता है। पोर्टर साइंटिस्ट का ये एक और है, और ये इंडस्ट्री तो नहीं लेकिन एक कंपनी के अंदर वैल्यू को एनालिसिस करता है। कंपनी के अंदर वैल्यू कैसे क्रिएट होती है और वैल्यू कैसे ऐड होती है। देखें, सबसे पहले ये जो इनबाउंड लॉजिस्टिक है, ये कंपनी में ये बेसिकली रॉ मटेरियल इन्वेंट्री है। कंपनी में बाहर से जो रॉ मटेरियल है वो यहाँ पर रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, इनबाउंड लॉजिस्टिक यहाँ आकर स्टोर होते हैं। फिर ये वो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है, ऑपरेशन है, जिससे ये इनपुट्स हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन है, और ये आउटपुट्स हैं, ये फिनिश गुड्स हैं। ये फिनिश गुड्स हैं, ये इनपुट हैं, ये ऑपरेशंस हैं, उनको चेंज करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है, और ये फिनिश गुड्स हैं। ठीक है, याद रखें इनपुट्स में उनकी कीमत कम है, जब उन पे ऑपरेशन हो जाए उसकी कीमत बढ़ जाएगी, और जब वो फिनिश गुड बन जाएंगे तो ये और भी कीमत बढ़ जाएगी। ठीक है ना। आप इसकी एक सादा सी मिसाल ले लें, हालांकि इतनी सादा मिसाल नहीं देनी चाहिए, लेकिन शायद इससे आपको बात समझ आ जाए। आपने अपने घर के करीब जो है शायद रोटियों की दुकान देखी होगी, उसके पास इनबाउंड लॉजिस्टिक या रॉ मटेरियल क्या कौन सा होगा? कुछ आटा होगा, कुछ पानी होगा, शायद उसके पास कुछ सोडा पड़ा होगा। इसके अलावा उसके पास जो है ना और इस तरह की घी वगैरह इस तरह की चीज़ें, अगर पराठे भी बनाने तो ये इनबाउंड लॉजिस्टिक या रॉ मटेरियल होगा। ऑपरेशन क्या हो गया? आटा गूंदा जा रहा है, गूंदा हुआ आटा क्या है? ये वर्क इन प्रोसेस है, ये ऑपरेशन है, ये फिनिश गुड नहीं है। फिर रोटी पकने के लिए जाएगी, पक के रोटी निकलेगी तो वो पकी हुई रोटी, ये अब फिनिश गुड है, ये आउटबाउंड लॉजिस्टिक है। इसके बाद मार्केटिंग एंड सेल्स होगी, क्योंकि उसको बेचा भी जाएगा। ठीक है ना। और आफ्टर सेल सर्विस के जी ये रोटियां हैं, ये कौन सी रोटी दी है, देखें नीचे से जली हुई है, तो वो रोटियां चेंज करना और उनको तो या आफ्टर सेल सर्विस भी होगी। इन तमाम का खर्चा जब इनबाउंड लॉजिस्टिक होगा तो उसमें वो चीज़ सस्ती होगी, ऑपरेशन में मज़ीद महंगी हो जाएगी, आउटबाउंड लॉजिस्टिक में मज़ीद महंगी, मार्केटिंग एंड सेल से और महंगी, सर्विस आफ्टर सेल सर्विस ऐड हो करें तो और महंगी, और जब हम उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेंगे तो और महंगी। ठीक है। लेकिन इस दौरान वो चीज़ अच्छी भी होती है, लोग को आपसे और गूंदा हुआ आटा नहीं खरीदेंगे, लेकिन लोग आपसे एक अच्छी पकी हुई खूबसूरत रोटी और जिस पे मज़े की रोगनी नान बड़ी शौक़ से ख़रीदेंगे और लेके जाएंगे और आपको उसकी कीमत भी देंगे। सिर्फ ये काम नहीं होते, इसके साथ पैरेलल में अगर बड़ी कंपनियां होंगी तो फर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर भी होगा, एक HRM का डिपार्टमेंट होगा, टेक्नोलॉजी डेवलप R&D का भी कोई डिपार्टमेंट होगा, प्रोक्योरमेंट का भी, तो जो ओवरऑल कंपनी के लिए काम करेंगे ये भी ओवरऑल कोई डिपार्टमेंट होंगे, ज़ाहिर है उनका ख़र्चा भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। ये सपोर्ट एक्टिविटीज़ हैं। ठीक है, और ये प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं। ठीक है। अब बिलफर्ज अगर आप एक यूनिवर्सिटी की मिसाल ले लें तो हमारे पास स्टूडेंट पहले सेमेस्टर में आता है तो वो किस तरह होता है, फिर हम मुख्तलिफ सेमेस्टर में उसको पढ़ाते हैं, ये ऑपरेशन है। आखिर में स्टूडेंट बिल्कुल उसकी डिग्री लेकर फारिग हो जाता है और काबिल स्टूडेंट की सूरत में बाहर जाता है। ठीक है ना। और फिर उसकी मार्केटिंग एंड सेल्स, बिलफर्ज मार्केटिंग एंड सेल में ये है कि हम स्टूडेंट्स को जो है ना करियर काउंसलिंग करते हैं और कितना कुछ, या फिर आफ्टर सेल सर्विस है, तो हमारे पास बाद में भी आते हैं, और एलुमनाई एसोसिएशन भी होती है, तो ये हमारा आफ्टर सेल सर्विस और इस तरह की कुछ चीज़ें हो गई। इन तमाम पर ज़ाहिर खर्चे आते हैं। इसके अलावा आपका इधर कुछ और डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे एग्ज़ाम सेक्शन है, जैसे फिनांस सेक्शन है, जैसे लाइब्रेरी है, तो वो सपोर्ट की एक्टिविटीज़ है। कुछ प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती है, कुछ सपोर्ट की एक्टिविटीज़ होती हैं। ये भी एक मॉडल है और आपको ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़्यादा समझने में हेल्प करता है। तो मैं तो नहीं समझता कि मैंने फिर भी इस चैप्टर को पूरा कवर किया है, लेकिन बहरहाल आज आपका ये चैप्टर नंबर 3 ख़त्म हो गया। मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है, उम्मीद करता हूँ अब आप चैप्टर पढ़ेंगे और आप इस लेक्चर को भी बार बार सुनेंगे और आपको इसकी मदद से इसको समझने में बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।